वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज का जो लेक्चर है वो टोटली चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड है। सो आज के जो लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर 1 गाइडेंस एंड हॉर्न फिजियोलॉजी के जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। सो गाइस, स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूँ कि जो लास्ट लेक्चर था, लेक्चर नंबर 9, उसमें हम लोगों ने क्या चीज़ डिस्कस की थी। वी वर टॉकिंग अबाउट द कंट्रोल सिस्टम ऑफ द बॉडी, कि जनरली हमारी बॉडी में कितने कंट्रोल सिस्टम काम कर रहे होते हैं। लाइक 1000 ऑफ कंट्रोल सिस्टम होते हैं जो कि हमारी इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रासेलुलर जो भी फंक्शंस होते हैं सेल के, उनको जो है वो कंट्रोल कर रहे होते हैं। और हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि बहुत सारे जो ऑर्गन्स हैं वो तो अलग परफॉर्म कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे सिस्टम्स होते हैं जो हमारी बॉडी में एक कोऑर्डिनेशन बनाते हैं, फिर कोऑर्डिनेशन के साथ काम करते हैं। लाइक हम लोगों ने सेंट्रल नर्वस सिस्टम और रेस्पिरेटरी के बारे में पढ़ा था। उसके अलावा किडनी के बारे में पढ़ा हम लोगों ने। फिर उसके बाद हम लोगों ने कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की किस तरीके से कंसंट्रेशन जो है वो चेंज हो रही थी। तो ये सब हमने जो है वो प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। बेसिकली वही चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी कि किस तरीके से जो है वो हमारी बॉडी में ये सारे सिस्टम काम कर रहे हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन किस तरीके से हमारी बॉडी से जो है वो एक्सपेल आउट हो रही है। तो ये हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, जो भी हमारा प्रीवियस लेक्चर था। सो गाइज, अब मैंने कल आप लोगों से यही डिस्कस किया था कि गाइडन ने चैप्टर नंबर 1 में हर चीज़ को ब्रीफली जो है वो डिस्क्राइब किया, ताकि आप लोगों का एक सिस्टम बन सके, ताकि आप लोगों का एक जो है वो आपका इन सिस्टम से रिलेटेड एक जनरल इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल सके। लाइक कल हम लोगों ने ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ये कंट्रोल सिस्टम में जो है वो एग्जांपल पढ़ी थी। लाइक किस तरीके से ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन हमारे पास सिस्टम है, वो हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो पूरी बॉडी में उसको रेगुलेट करता है। और इसी तरीके से हम लोगों ने कार्बन डाइऑक्साइड में पढ़ा था, क्योंकि जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन हमारी बॉडी में इंक्रीज हो जाती है तो डीप ब्रीथ और रैपिडली ब्रीथिंग के जरिए वो हमारी बॉडी से एक्सपेल आउट हो जाती है। तो ये एक जनरल इन्फॉर्मेशन थी ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और कंट्रोल सिस्टम से रिलेटेड। तो मैंने कल एक चीज़ डिस्कस की थी कि फर्दर जो एग्जांपल थी कंट्रोल सिस्टम की जो गाइडन में दी गई है, वो दी गई है रेगुलेशन ऑफ द आर्टियल ब्लड प्रेशर। सो गाइज, आज हम आर्टियल ब्लड प्रेशर को अपने लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि गाइडन ने चैप्टर नंबर 1 में क्या डिस्कशन की है। सो गाइज, गाइडन ने ये चीज़ें डिस्कस की हैं कि बहुत सारे सिस्टम जो होते हैं वो उनकी कंट्रीब्यूशन के साथ हमारी बॉडी में जो है आर्टियल ब्लड प्रेशर रेगुलेट हो रहा होता है। ठीक है, उसमें उसने सिर्फ एक सिस्टम को अभी चैप्टर नंबर 1 में डिस्क्राइब किया है, कि जिसके ज़रिए हम वो हमारा एक लिंक बनाना चाह रहा है कि ब्लड प्रेशर क्या है और कौन कौन से सिस्टम है। और बेसिकली वो यहाँ पे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और हमारे पास जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उनकी जो कोऑर्डिनेशन होती है उनको एक्सप्लेन कर रहा है। क्योंकि कंट्रोल सिस्टम में वो पहले ये चीज़ें बता चुका है कि 1000 ऑफ कंट्रोल सिस्टम हमारी बॉडी में होते हैं। ठीक है, वो 1000 ऑफ कंट्रोल सिस्टम में से कुछ ऑर्गन्स जो होते हैं वो अलग इंडिविजुअली अपने फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं। लाइक किडनी का ले रहे हैं हम लोग, लिवर का ले रहे हैं। उसके अलावा कुछ हमारी बॉडी के ऐसे सिस्टम होते हैं जो कि हमारी पूरी बॉडी को कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं। लाइक सीएनएस का जो है वो हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, उसका लिंक हर ऑर्गन के साथ होगा, तो वो एक कोऑर्डिनेशन के साथ काम करवा रहा होता है। सो यहाँ पे इसने इस तरीके से आर्टियल ब्लड प्रेशर की रेगुलेशन को डिस्क्राइब किया है कि हमारे पास एक बैरो रिसेप्टर एक सिंपल और बहुत ही स्ट्रॉन्ग और एक्सीलेंट हमारे पास जो है वो कंट्रोल मैकेनिज्म होता है, बैरो रिसेप्टर सिस्टम, जो जिसके जरिए हमारी बॉडी का जो आर्टियल ब्लड प्रेशर है वो रेगुलेट होता है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि हम इन द वॉल्स ऑफ, इसने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है कि जो कैरोटिड आर्टरीज होती है नेक में, जहाँ पे वेरिफिकेशन होती है, बायफोर्केशन होती है कैरोटिड आर्टरीज की नेक में। ठीक है, यहाँ पे आर्च ऑफ अरोटा में जो कि थोरैक्स में होती हैं, और बहुत सारी नर्व्स उनके अंदर ना रिसेप्टर्स होते हैं। लाइक बैरो रिसेप्टर्स होते हैं, बैरो रिसेप्टर्स होते हैं कहाँ पे, मतलब आर्च ऑफ ऑर्टा में या कैरोटिड आर्टरीज के अंदर, उनकी वॉल्स के अंदर। ठीक है, लाइक आर्च ऑफ ऑर्टा और जो कि थोरैक्स में होती है, इसी तरीके से कैरोटिड आर्टरीज जो नेक में होती हैं उनकी वॉल्स के अंदर जो है क्या होते हैं, हमारे पास बैरो रिसेप्टर्स होते हैं। अब उनका काम क्या होता है कि वो किस तरीके से एक्टिवेट होते हैं, वो ये सारा काम होगा। अब जाहिर सी बात है कि बैरो रिसेप्टर्स हैं, तो बैरो रिसेप्टर्स मीन्स कि रिसेप्टर का वर्ड यूज हो रहा है, तो मतलब रिसेप्टर क्या होते हैं, जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर जो भी चेंजिंग्स आती है उनको डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, डिटेक्ट करते हैं और फिर उसके बाद आगे का जो सिस्टम होता है उसे ऑपरेट करते हैं। लाइक अब क्या होगा कि जब भी जो आर्टियल वॉल होंगी वो स्ट्रेस होंगी, मतलब ब्लड प्रेशर जो है बहुत ही हाई हो जाएगा, तो ये बैरो रिसेप्टर्स जो होते हैं नर्व इम्पल्सेस मेडुला ऑब्लिंगेटा तक पहुंचाएंगे। मींस कि अब यहाँ से जो है कुछ नर्व्स जनरेट होंगी जो कि मेडुला ऑब्लिंगेटा तक जाएंगी। सो इन रिसेप्टर्स का काम कहा था कि इन्होंने क्या किया कि इम्पल्सेस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर जो भी चेंजेस आए उनको डिटेक्ट किया। फिर अब उनको जब इन्होंने डिटेक्ट किया तो अब क्या होगा कि ये इम्पल्सेस जो हैं इनहिबिट करेंगी वाजो मोटर सेंटर, जो कि बेसिकली कंट्रोल कर रहा है हमारे पास आर्टियल ब्लड प्रेशर को।
अब जब वो वोजोमोटर सेंटर जो है हमारे पास इनहिबिट हो गया, तो डिक्रीज नंबर ऑफ इम्पल्सेस ट्रांसमिटेड फ्रॉम द वोजोमोटर थ्रू द सिंपैथिक नर्वस सिस्टम, हार्ट एंड ब्लड। तो क्या होगा, जब वो बैरो रिसेप्टर, मतलब बैरो रिसेप्टर ने क्या किया, जो है डिटेक्ट की हमारी बॉडी के अंदर जो भी हमारे एक्सटर्नल फीचर्स में हमारे पास जो भी जो रिस्पॉन्स है उसको डिटेक्ट किया है, जो भी चेंजिंग्स आई, ठीक है, उसे कहाँ तक पहुँचाया, नर्व इम्पल्सेस जनरेट करके उसे मिड ब्रेन तक पहुँचा। मिड ब्रेन ने क्या किया, जो वोजोमोटर सेंटर था जो कि हार्ट को और ब्लड वेसल्स को कंट्रोल कर रहा था, उसने क्या किया, अब वो वोजोमोटर सेंटर जो है वो इस कोऑर्डिनेशन की वजह से इनहिबिट हो गया, ठीक है। जब वो इनहिबिट हो जाएगा, इम्पल्सेस अब जनरेट नहीं होंगी हार्ट तक और ब्लड वेसल तक, जो इम्पल्सेस हैं जो बहुत तेज़ी से जा रही थी वो नहीं जाएंगी, जिसकी वजह से जो हार्ट की पंपिंग एक्टिविटी है और डायलेशन जो पेरिफेरल ब्लड वेसल्स की है हो जाएगी, मतलब हार्ट की जो पंपिंग है वो डिक्रीज हो जाएगी और डायलेशन हो जाएगी पेरिफेरल ब्लड वेसल्स की। अब अलाउइंग इन अब वो इसकी वजह से ब्लड फ्लो जो है वो इन वेसल्स के जरिए ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। अब इसकी वजह से क्या होगा कि हमारे पास आर्टियल ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल हो जाएगा, मीन्स कि अब आर्टियल प्रेशर हमारे पास जो है वो रेगुलेट हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, बैरो रिसेप्टर्स ने डिटेक्ट किया एक्सटर्नल फीचर्स, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो भी चेंजिंग्स आए कि आर्टियल प्रेशर बहुत बढ़ रहा है। बैरो रिसेप्टर ने कैसे डिटेक्ट किया कि भाई अब हमारे पास कैरोटिड आर्टरी जो नेक में है, आर्च ऑफ अरोटा है, इनकी वॉल्स में बैरो रिसेप्टर्स होते हैं। जैसे ये स्ट्रेच होती हैं वॉल्स, तो बैरो रिसेप्टर्स जो है वो सिग्नल्स पहुंचाते हैं मिड ब्रेन तक। मिड ब्रेन फिर वोजोमोटर को कहता है कि अब नर्व इम्पल्सेस को जो है इनहिबिट कर दो, अब हार्ट तक और ब्लड वेसल्स तक वो इम्पल्सेस नहीं जाते, और जो हाई ब्लड प्रेशर था अब वो ब्लड प्रेशर जो है वो हमारे पास कम हो जाएगा, सो और नॉर्मल की तरफ हो जाएगा। तो इस तरीके से जब ब्लड प्रेशर हाई होता है तो ये चेंजिंग्स होती हैं, ये हमारा एक फंक्शन होता है बैरो रिसेप्टर्स का जो कि इनको बैक टू द नॉर्मल कर देता है। तो ये जो है इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से गाइटर ने यहाँ पे डिस्कस किया। हम लोगों ने पढ़ लिया कि बैरो रिसेप्टर ने किस तरीके से काम किया जब आर्टियल ब्लड प्रेशर जो है वो हमारे पास इंक्रीज हो गया। अब जब आर्टियल ब्लड प्रेशर जो है वो लो होगा तो फिर क्या होगा, सो अब क्या हुआ कि आर्टियल प्रेशर जो है वो जैसे ही लो होगा तो ये रिसेप्टर रिलैक्स हो जाएंगे और वोजोमोटर सेंटर जो है बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा। और अब क्या करेगा कि ये वेजो कंस्ट्रक्शन करवा रहा था, पहले वेजो डायलेशन करवा रहा था जब ब्लड प्रेशर हाई था, तो उसने वेजो डायलेशन करवाई थी ब्लड वेसल्स की और ब्लड फ्लो जो है वो हमारे पास इंक्रीज हो गया था, तो जिसकी वजह से आर्टियल प्रेशर लो हो गया था। अब क्या होगा, ये वोजोमीटर जो होगा वो हमारे पास बहुत एक्टिव हो जाएगा और वेजो कंस्ट्रक्शन करवाएगा उन ब्लड वेसल्स की, और हार्ट की जो पंपिंग है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी। अब द डिक्रीज इन आर्टियल प्रेशर ऑल्सो राइजेज आर्टियल प्रेशर। अब जो आर्टियल प्रेशर है जो लो हो गया था वो अब हाई हो जाएगा और बैक टू दी नॉर्मल हो जाएगा। अगर मैं इस चीज़ को डिस्क्राइब करूं, आई नो ये आप लोगों को अभी फ़िलहाल थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है क्योंकि ये इंट्रोडक्शन है अभी सिस्टम, लेकिन गाइटर ने जितने हद तक हो सकता है इस जो टॉपिक है आर्टियल ब्लड प्रेशर का उसको थोड़ा सा जो है आप लोगों को सिंपल वे में समझाने की कोशिश की है। एक्चुअली बस आप दो चीज़ें याद करो, क्या होगा कि जब हमारे पास आर्टियल ब्लड प्रेशर हाई होगा, आर्टियल ब्लड प्रेशर हाई हो गया, आर्टियल ब्लड प्रेशर हाई हो गया तो अब उसे नॉर्मल कैसे होना है, अच्छा ये फंक्शन कैसे हुआ ये, तो अब आप लोग ये याद रखिएगा कि जैसे ही आर्टियल ब्लड प्रेशर हाई हुआ तो उसने क्या किया, हमारी जो बैरो रिसेप्टर्स थे हमारे आर्च ऑफ ऑर्टा में लाइक ब्लड वेसल्स के अंदर जो भी बैरो रिसेप्टर्स थे उन्होंने सिग्नल्स कहाँ तक पहुँचाए, हमारे ब्रेन तक पहुँचाए, मिड ब्रेन तक पहुँचाए। अब वहाँ से सिग्नल्स जो हैं पहुँच गए अब मोटर नर्व्स के ज़रिए। अब मोटर नर्व्स क्या काम करेंगे, अब मोटर नर्व्स ये काम करती हैं कि अब जो सिग्नल्स थे वोजोमोटर से वो कहाँ तक लेके जाएंगे, ब्लड वेसल्स तक और हमारे हार्ट तक, कि अब पंपिंग को थोड़ा सा लो कर दो और जो हम ब्लड वेसल्स हैं पेरिफेरल ब्लड वेसल्स हैं उनको थोड़ा सा डायलेट कर दो ताकि ब्लड जो है वो सही अमाउंट में इंक्रीज हो जाए उसके ब्लड फ्लो और ब्लड प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाए, ठीक है। इसी तरीके से क्या होगा, अच्छा यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो रहेंगे कि मैं बात कर रही हूँ कि ब्लड प्रेशर को डिक्रीज होना है, ठीक है, ब्लड प्रेशर को डिक्रीज होना, लेकिन ब्लड फ्लो को क्यों मैं इंक्रीज करवा रही हूँ। सो गाइस इस एग्जांपल को इस तरीके से याद करो कि जब पाइप होता है, एक पाइप आप लेते हैं, ठीक है, पाइप पे आप जब आगे से हाथ लगाते हैं पाइप को, ठीक है, हाई अमाउंट में मोटर जब आप चला रहे हैं, ठीक है, आपने मोटर चला दी, मोटर चलाई तो अब मोटर चला रहे हैं पाइप से पानी भी आ रहा है, लेकिन आप क्या करते हो, अब हाई प्रेशर में आ रहा है ऑलरेडी, आप जब उसके आगे हाथ रख लेते हो उस मोटर पाइप के आगे, मतलब अब आप प्रेशर इंक्रीज करो, एक्सटर्नल प्रेशर भी दे रहे हो, इंटरनल प्रेशर भी उसे आ रहा है, तो जब आप प्रेशर इंक्रीज करते हो तो पानी जो है वो थोड़ी जो है वो कम अमाउंट में वहाँ से अब निकलेगा।
अब वो फ्लो पानी का जो है वो बहुत ही स्लो हो जाएगा। प्रेशर हाई हुआ लेकिन फ्लो बहुत ही कम हो गया है, ठीक है, तो सही अमाउंट में वो पानी जो है वो नहीं बाहर निकलेगा। इसी तरीके से अगर ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है ना हमारी बॉडी के अंदर, तो ऑर्गन्स को सही अमाउंट में ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा होता। सो इसलिए ब्लड वेसल्स को डायलेट कर दिया जाता है। वासोमोटर क्या करता है, मोटर नर्व्स के जरिए इंपल्सेस पहुंचाता है हमारे पास, कहाँ तक कि भाई वासोमोटर जो अब उल्टा काम कर रहा था उसकी कंस्ट्रक्शन नहीं उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं करवाएगा बल्कि उनको डायलेट कर देगा। अब ब्लड वेसल्स फुल, अब उनको बहुत ज़्यादा डायमीटर मिल जाएगा, अब ब्लड जो है वो नॉर्मली सारे ऑर्गन्स तक पहुंचना शुरू हो जाएगा। सो इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है। लेकिन जो भी सीरियस का आप सिस्टम पढ़ेंगे उसके अंदर बहुत अच्छी तरीके से इन तमाम चीज़ों को समझाया जाएगा। अभी क्योंकि आपकी बिगनर्स हैं तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा इन कॉन्सेप्ट को लेना, लेकिन मैंने इजी करके पहुंचाया है। आई होप आप लोगों को समझ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब ब्लड प्रेशर जब लो हो गया तो क्या सिस्टम होगा, देखो जनरली वो जो वासोमोटर यहाँ पे वो रिसेप्टर जो जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा था उस वक्त जो काम कर रहे थे, अब वो उसके रिवर्स करेंगे। पहले क्या हो रहा था कि वासोमोटर इनहिबिट हो रहा था तभी ब्लड प्रेशर हाई हो रहा था, अब वासोमोटर सेंटर बहुत एक्टिव हो जाएगा और ब्लड वेसल्स की कंस्ट्रक्शन होगी, ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रैक्ट होंगी तो ब्लड का फ्लो जो है हमारे पास लो हो जाएगा और ब्लड प्रेशर भी हमारे पास यहाँ पे लो हो जाएगा। अब वो क्या मतलब कि उनको कंस्ट्रिक्ट करवाएंगे, जब ज़्यादा ब्लड फ्लो हो रहा था, ठीक है, अब क्या होगा कि वो वेसो कंस्ट्रिक्शंस की वजह से आर्टेरियल ब्लड प्रेशर जो होता है वो राइज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वही बात हो रही है, वेसो कंस्ट्रक्शन होगी, वेसो कंस्ट्रक्शन, क्योंकि वेसो डायलेशन तो प्रेशर को लो कर रही थी, अब वेसो कंस्ट्रक्शन होगी, तो वेसो कंस्ट्रक्शन जिस तरीके से होगी तो ब्लड जो है वो अब ब्लड जो है वो हमारे पास ब्लड का फ्लो जो है वो राइज हो जाएगा और वो नॉर्मल पहुंच जाएगा। मतलब समझ आ गई, दो चीज़ें याद रखना, जब ब्लड फ्लो इंक्रीज, जब हमारे पास जो है ब्लड प्रेशर हाई होता है तो दो काम होते हैं, उसके रिस्पॉन्स में बॉडी दो काम करती है। क्या करती है, वासोमोटर इनहिबिट हो जाता है, हार्ट की पंपिंग रुक जाती कम हो जाती है, और जो ब्लड वेसल्स हैं वो डायलेटेड हो जाती हैं और ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है। ब्लड फ्लो इज गोइंग टू बी इंक्रीज, ठीक है, इंक्रीज हो जाएगा। अब और अगर डिक्रीज होगा आर्टरी प्रेशर में तो क्या होगा, वासोमोटर सेंटर जो है बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से वेसल्स की कंस्ट्रक्शन ज़्यादा हो जाती है, हार्ट पंपिंग इंक्रीज हो जाती है, और जो हमारे पास आर्टरी प्रेशर डिक्रीज हो गया था अब वो राइज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वेसो कंस्ट्रक्शन हो रही थी ब्लड वेसल्स की, तो अब यहाँ पे वेसो कंस्ट्रक्शन होगी और ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। आई होप आर्टेरियल ब्लड प्रेशर अब आप लोगों को समझ आ गया होगा। आई नो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन लेक्चर को बार बार सुनो, उसके बाद गाइडन को जाके रीड करो, कंट्रोल सिस्टम अब आप लोगों को सही से समझ आ जाएगा। और कोई भी अगर क्वेरी है या फिर कोई भी आपको प्रॉब्लम है, आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपकी कमेंट्स रीड करती हूँ और मैं रिप्लाई भी करती हूँ। और गाइज आप लोग इसी तरीके से मेरे साथ कनेक्ट रहिएगा ताकि मैं गाइडन के फर्दर लेक्चर जो हैं वो आप लोगों के लिए अपलोड करती रहूँ। एंड डोंट वरी, जो नोट्स वगैरह हैं वो भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। आई होप ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम गाइडन के फर्दर ऑब्जेक्टिव्स को जो है चैप्टर नंबर 1 के फर्दर ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस करेंगे। टिल दैट अल्लाह हाफिज़ गाइस।